हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों अपन क्या करेंगे आज क्लास 12th में राउल्ट्स लॉ को देखते हैं। ठीक है, राउल्ट के नियम को। ठीक है, किसने दिया था ये? फ्रांसिस मार्टे राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, सन 1986 में। ठीक है, इसकी अपन डेफिनेशन देखें या और बाकी चीज़ों को देखें उससे पहले अपन कुछ थोड़ा सा और कुछ समझते हैं। तो बच्चों अपन क्या करते हैं, एक विलियन ले लेते हैं। ठीक है, और विलियन में मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक होता है विलायक, ठीक है, और दूसरा होता है क्या? विलेय। ठीक है, अब अपन ये मान के चलते हैं कि इन दोनों घटकों में से कोई एक घटक कैसा है? वाष्पशील है। कैसा है? वाष्पशील घटक है। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि इसमें से जो विलायक है वो वाष्पशील है और विलेय फिलहाल अभी कैसा है? अवाष्पशील है। तो जो विलायक है इसको अपन ए बोलते हैं और विलेय को अपन यहाँ पे बी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो विलायक ए है, ठीक है, ये वाष्पशील है। जो ए है ये वाष्पशील होने लगेगा और कुछ समय बाद इसकी वाष्पें यहाँ पे बनने लगेंगी और जो रिक्त स्पेस है या जो रिक्त स्थान है इस पात्र के ऊपर वहाँ पे जमा होने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पात्र है ये क्या है? इस प्रकार का पात्र है जिससे गैसें बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, ये रुद्धोष्म प्रकार है, यहाँ पे ये पैक है। तो बच्चों जो विलायक ए है इसकी जो वाष्प बनने की जो घटना है इसको अपन वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? द्रव किस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है? गैस अवस्था में या वाष्प अवस्था में। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और घटना यहाँ पे देखने को मिलेगी, संघनन। ठीक है, संघनन में क्या होता है बच्चों कि जब ये बहुत सारे गैस के अणु यहाँ पे इस निश्चित क्षेत्र में इकट्ठे हो जाते हैं तो ये आपस में जुड़कर क्या हो जाते हैं? संघनित हो जाते हैं या फिर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और पुनः विलयन में चले जाते हैं। ठीक, या फिर ये अणु क्या हो जाते हैं? गैस के अणु द्रव की सतह से टकराकर द्रव में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो एक समय के बाद क्या हो जाता है बच्चों की जो वाष्पन की दर है ये संघनन की दर के बराबर हो जाती है। अर्थात जिस गति से, ठीक है, यहाँ पे द्रव गैस में बदलता है उसी गति से गैस किस में बदल जाती है? द्रव में। तो इस घटना को क्या बोलते हैं बच्चों? साम्य। ठीक है, जिसमें संघनन की दर और वाष्पन की दर समान हो जाए। ठीक है, अब इस साम्य में ये जो गैस के अणु हैं ये क्या करते हैं? द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करते हैं। इस दाब को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे विलायक ए के कारण ही यहाँ पे वाष्प दाब हुआ है, क्योंकि विलायक ए की ही यहाँ पे गैस बनी है। गैस किसकी बनी है? विलायक ए की। तो इसी के कारण यहाँ पे वाष्प दाब आरोपित होगा। तो उस वाष्प दाब को अपन यहाँ पे पी ए नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आप सभी को पता है कि जो वाष्पें हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके बनेंगी? विलायक ए की। अर्थात यहाँ पे जितना ज़्यादा भाग या अंश या प्रभाज, ठीक है, ए का होगा उतनी ज़्यादा वाष्प बनेगी। ठीक है, बनेगी और उतना ज़्यादा यहाँ पे दाब आरोपित होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको एक्स ए से दर्शाते हैं। एक्स से बराबर होता है, ठीक है, मोल अंश। किसका मोल अंश? ए का मोल अंश। ठीक है, जो इस विलयन में उपस्थित है। ठीक है, एक्स से जो इस विलयन में उपस्थित है वो। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों? एक दूसरे के समानुपाती हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के समानुपाती। अर्थात जितना ज़्यादा विलायक का भाग, ठीक है, विलयन में रहेगा, ठीक है, जो कि वाष्पशील है, उतनी ज़्यादा यहाँ पे वाष्प दाब होगा। तो यही बच्चों क्या है? अपना राउल्ट का नियम है। ठीक है, राउल्ट का नियम ये कहता है कि जो वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती होता है? ठीक है, विलयन में वाष्पशील घटक के, ठीक है, मूल अंश के समानुपाती होता है। जो वाष्पशील घटक है जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ज़्यादा यहाँ पे वाष्प दाब होगा। अब बच्चों मान लो कि यहाँ पे जो विलायक, ठीक है, और विलेय है, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं बच्चों? यहाँ पे वाष्पशील है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे ए जो है इसका जो मोल अंश है विलयन में वो एक्स ए है और जो वी है, ठीक है, इसका जो मोल अंश है विलयन में वो एक्स बी है। इसी प्रकार बच्चों जो विलायक ए है या घटक ए है इसके कारण इस द्रव की सतह पर जो दाब आरोपित होगा उसको हम बोलेंगे क्या? पी ए। और बी के कारण जो वाष्प दाब यहाँ पे आरोपित होगा उसको बोलेंगे अपन पी बी। ठीक है, जिसको अपन ने इस प्रकार लिखे हैं कि घटक ए और बी से बने विलयन में, ठीक है, घटक ए और बी से बने विलयन में, ठीक है, घटक ए का जो मोल प्रभाज है या मोल अंश है उसको अपन एक्स ए से दर्शा रहे हैं। ठीक है, और घटक बी का जो मोल प्रभाज है उसको किससे दर्शा रहे हैं? एक्स बी से। इसी प्रकार घटक ए का जो आंशिक वाष्प दाब है, ठीक है, उसको अपन किससे दर्शा रहे हैं? पी ए से। और इसी प्रकार यहाँ पे घटक बी का जो आंशिक वाष्प दाब है उसको अपन पी बी से दर्शाएंगे। ठीक है,
तो राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, तो राउल्ट का नियम यहाँ पे कहता है कि किसी निश्चित ताप पर, मतलब टेम्परेचर फिक्स रहे, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन के किसी वाष्पशील घटक, ठीक है, का जो आंशिक वाष्प दाब है, ठीक है, वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, अभी अपन ने देखे हैं कि जो पीए है, जो आंशिक वाष्प दाब है, ठीक है, विलयन में, उसके मोल प्रभाज के बिल्कुल समानुपाती है। ठीक है, इसी प्रकार जो घटक बी है, ठीक है, उसका जो आंशिक वाष्प दाब है इस घटक के मोल प्रभाज के कैसे हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो समानुपात को हटाते हैं तो यहाँ पे बराबर लगा के हम क्या करते हैं, यहाँ पे पी नॉट ए ले लेते हैं, इस एक प्रकार का ये स्थिरांक है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे इसमें हटाते हैं तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, पी नॉट बी। ठीक है, अब ये जो पी नॉट ए है और जो पी नॉट बी है, ये क्या है, क्रमशः घटक ए और घटक बी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ठीक है, यदि केवल ए घटक रहता तो शुद्ध अवस्था में इसका जो वाष्प दाब है इसको पी नॉट ए से दर्शाते, और यदि केवल बी रहता तो शुद्ध अवस्था में इसका जो वाष्प दाब है ये पी नॉट बी रहता। ठीक है, तो ये हमको 1 और 2 और नए नियम देखने को मिल गए हैं राउल्ट के। बच्चों यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगी कि किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन के किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, जैसे यहाँ पे पी ए आंशिक वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, उसके शुद्ध अवयव के वाष्प दाब, ठीक है, पी नॉट ए, और विलयन में इस अवयव के क्या है, मोल प्रभाज, ठीक है, एक्स ए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जो नए नियम हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यदि बच्चों अपने को टोटल वाष्प दाब निकालना है पी, तो वो कैसे निकाल लेंगे, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पी ए निकालेंगे और उसके बाद पी बी, और इन दोनों का जब अपन योग कर देंगे तो टोटल वाष्प दाब अपने को देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे देखो दो वाष्पशील घटक ए और बी को जब अपन आपस में मिला देते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, ए के सापेक्ष जो ए का जो मोल प्रभाज है उसको अपन एक्स ए बोलते हैं। यदि ये शुद्ध अवस्था में विलयन में सिर्फ एकमात्र यही अकेला रहे, ठीक है, ए अकेला, तो इसका जो वाष्प दाब प्राप्त होगा ये पी नॉट ए प्राप्त होगा, और विलयन में केवल क्या हो, एक्स बी प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वाष्प दाब है ये पी नॉट बी प्राप्त होगा। पर चूंकि इन दोनों की यदि अपन मिला दें, ठीक है, तो यहाँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो बी का मूल प्रभाज है इस दिशा में बढ़ने लगेगा, और यहाँ पे आते आते एक्स ए कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस दिशा में, और एक्स बी क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस दिशा में हम देखें तो जो एक्स ए है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और ये 100% यहाँ पे हो जाएगा, और एक्स भी यहाँ पे 0% हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब अपन मिलाते हैं बच्चों, जब ये विलयन में घटक ए और घटक बी आपस में मिले हों तो हम यहाँ पे शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इसको नहीं निकाल के इनका आंशिक वाष्प दाब ज्ञात करते हैं, जो कि इन फॉर्मूले से निकालते हैं। और यदि इस टोटल विलयन का वाष्प दाब निकालना हो तो हम क्या करेंगे, घटक ए के आंशिक वाष्प दाब और घटक बी के आंशिक वाष्प दाब का योग कर देंगे, तो हमको कुल वाष्प दाब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।